बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात या मुफ़ाहमत या फिर एक डील पिछले कुछ दिनों से ज़ेर गौर थी, जिस पर मुख्तलिफ मराहिल पर डिस्कशन चल रहा था, वो हतमी शक्ल पा चुकी, यानी लंदन प्लान हतमी शक्ल उसको दे दी गई और उसके साथ ही नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर दिया गया है। और ये सब कुछ ठीक उस वक्त हुआ है जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक भरपूर इंतखाबी मुहिम का अपने तौर पर आगाज कर दिया है। और इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच चुके होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि उस्मान डार के बाद अपना जो पीटीआई है उसके एक और अहम रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम इस पर भी बात करेंगे कि जो बुशरा बीबी को जिसने जो है वो कहा है कि मुझे हिरासमेंट का निशाना बनाया जा रहा है, या मुझे हिरासमेंट यानी आप मजीद समझ जाएं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो एक बहस छिड़ गई है कि बुशरा बीबी बुनियादी तौर पर आईएसआई की एजेंट है, क्या ये हकीकत है या इस बात में कोई हकीकत या सदाकत है, इसका भी आज हम जायजा लेंगे। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, पिछले कुछ हफ्तों से यानी शहबाज शरीफ जब से यहाँ से लंदन तशरीफ फरमा कर गए थे, यानी हुकूमत के ख़त्म होते ही इसहाक डार और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लंदन कूच कर गए थे। और फिर यानी एक डील के तहत जो नवाज शरीफ यहाँ से वापस गए थे, तो उसको वापस लाने के लिए फिर इनको एक और डील की ज़रूरत थी। नाज़रीन, डील की ज़रूरत इसलिए भी थी कि नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है, यानी इसको अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि वो एक सौदागर है, और सौदागर कभी घाटे का सौदा नहीं करता। यहाँ से लंदन जाने का उन्होंने जो फैसला किया था वो भी घाटे का फैसला नहीं था। और आज जब वापस आ रहे हैं और उन्हें जब मुकम्मल तौर पर ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और तमाम रास्तों की जो रुकावटें हैं उनको दूर करने की यकीन दहानियां कराई जा चुकी हैं। नाज़रीन, ये मामला या जो शक है वो गुज़िश्ता दिन निगरान वज़ीर आज़म के ऐसा अपना काकड़ साहब के स्टेटमेंट से भी हुआ था कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं तो उनके साथ कानून के मुताबिक जो है वो रवैया रवा रखा जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, यानी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो मामला तय पाए जा चुके हैं उसके मुताबिक अब ये तय करना है कि इलेक्शन 90 रोज में होंगे या 120 दिनों में होंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बाज़ाब्ता एक मुहिम चला दी है कि इलेक्शन तो आपको आइन के मुताबिक करवाने ही पड़ेंगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। अब देखना ये है कि ये जो 120 और 90 दिनों के इंतखाबात का मामला है, क्या वो जस्टिस काजी फायज ईसा यानी आने वाले चीफ जस्टिस, क्या वो इसको हल करेंगे, या फिर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर हल करेंगे, या फिर जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं जिनसे गुज़िश्ता रोज वजीर कानून इरफान अहमद साहब ने मुलाकात की थी और उसमें उनसे दरियाफ्त किया था कि आइन बड़ा है या कानून बड़ा है, तो जब उनसे कहा गया कि जी यकीनन कानून तो कानून है, एक्ट तो तभी बनता है जब आइन में से निकलता है, और जो चीज़ आइन से निकले वो छोटी होती है और सुप्रीम आइन है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर इलेक्शन एक्ट आइन से बड़ा कैसे हो सकता है। तो नाज़रीन, इस तनाजुर में अगर देखें तो फिर जो आरिफ अलवी साहब हैं वो अपना इंतखाबात की तारीख देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, या शायद अगले हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही नए चीफ जस्टिस आते हैं तो फिर उनको एक रेफरेंस अरसाल कर देंगे कि जी ये इंटरप्रिटेशन है आइन की कि असेंबलियों की तहलील के बाद 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, और लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहे। सीसीआई का इजलास है या जो भी मामलात हैं
اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ جو لندن پلان ہے اس کو آج حتمی شکل دی گئی اور نواز شریف کی واپسی کے اعلان سے پہلے ایک طویل اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ آصف، ملک احمد خان، سلیمان شہباز، حسن نواز نے شرکت کی، اور اس میٹنگ میں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے شیڈیول طے کیا گیا، تمام قانونی امور کا جائزہ لیا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ سے جو کنورسیشن یا جو مفاہمت یا جو ڈیل یا جو بات چیت ہوئی ہے اس پر بھی غور کیا گیا، اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے اور وہ سیدھا لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، جہاں ان کا پرتپاک اور عالی شان استقبال کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور اترتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 21 اکتوبر سے پہلے نواز شریف کی جو ضمانتوں کے معاملات ہیں، جو کیسز کے معاملات ہیں، یہ تمام معاملات حل کرنے ہوں گے، راہداری ضمانتوں کے مسئلے حل کرنے ہوں گے، یعنی جتنا بھی یہ چیزیں ہیں یہ سب کی سب جو ہے وہ مطلب انتہائی فاسٹ فارورڈ موڈ پہ رکھ کے کی جائیں گی، کیونکہ نواز شریف جب لاہور ایئرپورٹ پر ان کا طیارہ لینڈ کرے تو قانون ان کے سامنے رکاوٹ نہ ہو۔ کیونکہ میں نے کہا نا کہ سوداگر میں اور سودائی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سودائی وہ ہوتے ہیں جو پھانسی پہ جھول جاتے ہیں لیکن وطن سے باہر جانا پسند نہیں کرتے، اور سوداگر وہ ہوتے ہیں جو صرف موقع تلاشتے ہیں اور جب موقع ملتا ہے تو پھر کھسک لیتے ہیں، اور پھر جب اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو پھر پلٹ آتے ہیں۔ تو بہرحال جس طرح سائبیریا کے پرندے جو ہے وہ گرمیوں میں یہاں پر ہوتے ہیں اور اپنا سردیوں میں یہاں پر ہوتے ہیں اور گرمیوں میں اپنے ملک میں ہوتے ہیں، تو اسی طرح یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پتہ صاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی بلے کا نشان آئندہ عام انتخابات میں بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی بین ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق ڈار کو وعدہ معاف گواہ کے طور پر 9 مئی کے حوالے سے سامنے لایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہریار آفریدی کی گرفتاری ایک خاص مقصد کے لیے ہوئی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جب تمام معاملات مطلب ہو رہے ہیں، سائفر کیس اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، اور یقیناً 16 تاریخ کے بعد جب سپریم کورٹ سے سہولت کاری ختم ہو جائے گی عمران خان کی، تو پھر وہی ہوگا جو قانون کہے گا، وہی ہوگا جو آئین کہے گا، یعنی کہاں پناما، کہاں اقامہ، کہاں تنخواہ، اور وہ بھی ایک وہ تنخواہ جو نہیں لی اس پہ جو ہے وہ اس کو تاحیات نااہل کر دیا جائے، تو پھر جسٹس گلزار جیسے غدار، منافق اور قانون اور آئین کے قاتل جنہوں نے عدالتوں کو کھلواڑ بنایا، اور ثاقب ناصور اور یہ جو بندیال، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ یہ بندیال نہیں ہے، یہ گندیال ہونا چاہیے اس کا نام، یہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ یہ یعنی جس بندے نے 15-16 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لی، اور جب سے چیف جسٹس بنے ہیں آج تک جتنے اس نے پیسے لیے ہیں، حکومت نے اس کو یہ پیسہ سارا اور باقی جو مراد ابھی اس کو تاحیات ملیں گی وہ عمران خان کی وکالت کرنے کے لیے دی تھی۔ تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ناظرین، اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کی گئی ہے کہ جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں پولیس اور ایف آئی اے کی طرف سے انہیں جو ہے وہ ہراسانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی انہیں ہراسمنٹ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہیں ذہنی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے، کس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال عدالت نے جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور پھر بشرا بی بی کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ توشہ خانہ کیس میں جو فون کالز کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہو جائیں، تاکہ آڈیو میچنگ کا جو معاملہ ہے اس میں ان کا فرانسک پراپر طریقے سے ہو سکے۔
नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बहस आम चल रही है कि बुशरा बीबी ISI की एजेंट हैं और बुशरा बीबी की ही जो है वो निशानदेही पर या मुखबरी पर उस्मान डार कराची से गिरफ्तार हुए, क्योंकि बुशरा बीबी ही जानती थी कि उस्मान डार कहाँ है, क्योंकि तोशा खाना केस में बुशरा बीबी साहिबा से जो 4-4.5 घंटे की इंट्रोगेशन हुई उसमें उन्होंने जान खलासी के लिए या मतलब फिलहाल रियायत हासिल करने के लिए उस्मान डार का टारगेट जो था वो उनके हवाले कर दिया। अब मसला ये है कि आज शहरियार आफरीदी गिरफ्तार हुए हैं, आने वाले 2-3 दिनों में और बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, उस्मान बुज़दार गिरफ्तार होने जा रहे हैं और खुद बुशरा बीबी 16 के बाद गिरफ्तार होने जा रही हैं। तो मसला ये है कि अब ये भी जो सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है कि बुशरा बीबी की जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से खुफिया मुलाकातों का एक सिलसिला है और उसके हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। उसको एक प्लानिंग के तहत इमरान खान की ज़िंदगी में दाखिल किया गया, उसकी शादी करवाई गई और फिर यानी बुशरा बीबी इमरान खान से शादी प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा है। और इस वक्त जो गिरफ्तारियों के सिलसिले चल रहे हैं और ये अगर और इनमें शिद्दत आती है और बुशरा बीबी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो फिर ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि बुशरा बीबी उन्हीं की एक जो है वो अंडर कवर एजेंट है, यूं कहें और क्या कहें भला। तो बहरहाल इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस तरह मैंने कहा कि वो मुल्तान का आज उनका रुख था और जब मैं वीलॉग कर रहा था तो वो मुल्तान के कहीं करीब ही थे, क्योंकि सिंध से तो सुबह को ही निकल चुके थे। अब ये जो प्रेशर डेवलप हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी का कि इलेक्शन तो आपको देने पड़ेंगे, इलेक्शन आपको आइन के मुताबिक देने पड़ेंगे, ये दीवार पे लिखा हुआ है कि आइंदा हुकूमत पीपुल्स पार्टी की होगी, आपको फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन देने होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन के हवाले से आसिफ जरदारी का कोई मौक़िफ़ है तो मैं उसको नहीं मानता। मैं आसिफ जरदारी की घर में जो मामलात हैं वहाँ की हद तक तो इज़्ज़त और अदब कर सकता हूँ, लेकिन सियासी मामलात जो हैं वो उसी तरह होंगे जिस तरह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप खुद अंदाज़ा कर ले कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने, क्योंकि ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी है जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा यानी उस वक्त वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आर्मी मेस में जब उन्होंने कहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जनरल बाजवा से कहा था कि ये नहीं हो सकता, आप बीच में से हट जाएं वरना हम अवाम में जाकर बताएंगे कि आप हमसे क्या चाह रहे हैं और आप हमसे क्या करवा रहे हैं। तो यही वजह है कि मुसल्लह अफवाज को या जनरल बाजवा को या जनरल फैज़ को पीछे सरेंडर होना पड़ा और फिर जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के साथ ही जनरल फैज़ और जो दीगर प्रोजेक्ट इमरान का हिस्सा थे कुछ लोग, उनको भी मुस्ताफी होना पड़ा। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो का जारहाना मूड, बिलावल भुट्टो की जारहाना पॉलिसी बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो की अक्कास थी और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि सिंध में 2008 से लेकर अभी जो हुकूमत ख़त्म हुई तब तक इन्होंने करप्शन के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, अगर मैं वो रिकॉर्ड बजाना शुरू करूं तो कई किस्तें तो शायद मेरे ख्याल में मेरे व्लॉग की यहीं हो जाएंगी। तो बहरहाल नवाज शरीफ की वापसी मुस्लिम लीग नून के लोगों को मुबारक हो और PTI का खात्मा और PTI का चैप्टर क्लोज होना, ये PTI के लिए बहुत बुरी खबर है और मैं उनके दुख में और तकलीफ में बराबर का शरीक हूँ, क्योंकि जो नोश्ता दीवार पे लिखा है वो तो हो के रहना है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।